दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन का। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था कि क्वांटिटी सर्विंग क्या चीज़ होती है एंड वैल्यूएशन क्या चीज़ होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या चीज़ होती है और कि हमें क्वांटिटी सर्विंग क्यों ज़रूरत होती है और वैल्यूएशन की क्या आवश्यकता होती है। उन सारी चीज़ों को हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम अपन बात करने वाले हैं क्या कि आगे हम बात करेंगे क्या प्लान फॉर सिविल वर्क के बारे में कि कौन कौन से मैप हमें सिविल वर्क यानी सिविल कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से वर्क प्लान हम यूज करते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आगे भी हमारे सिलेबस से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आप लेक्चर के एंड तक पूरा बने रहिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे अभी लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिर आप टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चलिए अब बात करेंगे कि प्लान फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में हमें कौन कौन से मैप की आवश्यकता होती है। देखिए प्लान और मैप में क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर है, वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि प्लान किसे कहते हैं और मैप किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, वो हम आगे आपको बता भी देंगे। चलिए अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं प्लान फॉर सिविल वर्क के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम कौन कौन से प्लान का हम यूज करते हैं। बेसिकली हम आपको 7 प्रकार के प्लान यहाँ पर बताने वाले हैं जो हमारे सिविल वर्क में यूज होने वाले हैं। ठीक है, पहला हमारा इंडेक्स प्लान होता है, दूसरा हमारा की प्लान होता है, साइड प्लान होता है, लेआउट प्लान होता है और डिटेल्स प्लान होता है और सेंटर लाइन प्लान होता है। ये सारी चीजें हम इसमें धन कर लेंगे। ठीक है, एक एक बार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स प्लान के बारे में। इंडेक्स प्लान क्या चीज होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सूचक प्लान। सूचक प्लान क्या हुआ कि यह नक्शे किसी भी बड़े यह जो नक्शा होता है किसी बड़े क्षेत्र का पहुंच मार्ग सहित स्थल दर्शक प्लान होता है। ठीक है, यह जो नक्शा होता है वो मान लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें मान लीजिए पहुंच मार्ग के लिए बनाया जाता है। जैसे इस छोर में हमें पहुंचना है तो ये कैसी एकल लाइन खींच दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंडेक्स प्लान होगा। यहाँ पर पहुंचने के लिए ये हमारा पहुंच मार्ग है और बाकी इसके बारे में और कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ये हमारा दिशा बता देगा कि ये हमारा यहाँ से है, ये हमारा पहुंच मार्ग है, ये हमारा क्या है, जहाँ पर हमें पहुंचना है वो है और किसके माध्यम से पहुंचेंगे ये हमारा पहुंच मार्ग है। तो ये यही 2 चीज हमारे इसमें इस मैप में बताया जाता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वो जे के लेवल से उसमें क्या पूछा जाता है कि स्केल क्या चीज होता है। ठीक है, इंडेक्स प्लान में किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्केल आपको बता दिया जाएगा। इंजीनियरिंग स्केल का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.25 किलोमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.5 किलोमीटर तक के स्केल का हम प्रयोग करते हैं इंडेक्स प्लान में। ठीक है, इंडेक्स प्लान क्या चीज होता है, इंडेक्स प्लान में हम किसी बड़े क्षेत्र के पहुंच मार्ग सहित स्थल दर्शक प्लान होता है। ठीक है, स्थल दर्शक प्लान को दर्शाया जाता है इंडेक्स प्लान में। इस नक्शे पर भवनों, सड़कों, रेल मार्गों, संचार लाइनों इत्यादि को एक रेखा में दिखाया जाता है। ठीक है, एक ही रेखा में दिखाया जाएगा कि यह हमारा क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा प्लान है तो यहाँ से जाना है तो यहाँ से रास्ता बता दिए और यहाँ से एक भवन है, यहाँ पर ये और सारी चीजें हैं, रेल मार्ग हैं, ऐसे हमारे बता दी जाती हैं बस इसमें, और कुछ डिटेल्स नहीं दी जाती है हमारे इंडेक्स प्लान में। ये हमारा इंडेक्स प्लान क्या चीज होता है, इस नक्शे में किसी भी बड़े क्षेत्र को, मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका पहुंच मार्ग सहित स्थल दर्शक बताया जाता है इस नक्शे के माध्यम से। और इस नक्शे में से हो गया हमारा भवन, हो गया सड़क मार्ग आदि सारी चीजें, संचार लाइनों को हम एक रेखा में ही दर्शाते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्लान में क्या क्या चीज होते हैं, 2 चीज हम बात करते हैं। पहला है कि हमारा किसी बड़े क्षेत्र के लिए बनाया जाता है और बड़े क्षेत्र में जहां पर हमें जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट को दर्शाया जाता है और उस पर पहुंचने के लिए एकल रेखा में मार्ग को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गया। और इस नक्शे का जो होता है, इस नक्शे में हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर से लेकर 0.25 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक का मैप हम प्रयोग करते हैं, स्केल हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारी चीज होगी इंडेक्स प्लान के बारे में। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं की प्लान के बारे में। की प्लान क्या चीज होता है इसको समझते हैं कि जब परियोजना के अंतर्गत दूर दूर स्थित अनेक भवन, समूह, ब्लॉक आते हों और उन्हें एकल शीट पर दर्शाना संभव न हो, तब उस स्थिति में दर्शाने के लिए की नक्शे का प्रयोग किया जाता है या फिर की प्लान का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर
हमने क्या है इंडेक्स प्लान में देखा कि एकल लाइन में सबको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस लाइन से दूर दूर, अब मान लीजिए हमारा है इस लाइन से अगर दूर दूर यहाँ पर है तो कौन सा प्लान यूज करेंगे, तो वहां पर हम की प्लान यूज करेंगे, यानी इस मार्ग से इतनी दूरी पर और इस स्थान से इतनी दूरी पर हमारा ये मार्ग है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई हमारा पोल है या फिर कोई हमारा एक वस्तु है, ठीक है, उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है की प्लान के माध्यम से। की प्लान समझ लिया, आप इंडेक्स प्लान समझ लिए। ठीक है, की प्लान में क्या होता है कि कोई भी परियोजना के अंतर्गत दूर स्थित अनेक भवन समूह ब्लॉक आते हैं और उन्हें एकल सीट पर, जब एक सीट पर दर्शाना संभव ना हो तब उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम की प्लान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम आपको दिखा देंगे कि सारे के नक्शे आपको बता दिए जाएंगे कि की प्लान कौन सा, साइड प्लान कौन सा है, आपको पहचानना होता है। ठीक है, और इसकी स्केल की बात करें तो इस स्केल में 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का प्रयोग किया जाता है, स्केल हुआ हमारा। और हमारा इंडेक्स में कितना यूज किया जाता था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक के स्केल का प्रयोग किया जाता था। इसमें हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर एंड 100 मीटर। चलिए, अब तीसरा हम बात कर लेंगे कि साइड प्लान क्या होता है, यानी स्थल प्लान क्या चीज होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह हमारा हुआ कि इस प्रकार के नक्शे पर निर्माण स्थल से सटी हुई संरचनाओं, प्लाट व क्षेत्र की स्थिति को उपयुक्त पैमाने पर दर्शाया जाता है। ठीक है, साइट प्लान आप वैसे देखेंगे कि हमारा मान लीजिए हमारा साइट है, अब इसके किनारे पर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये सारी चीजें को दर्शाते हैं किस नक्शे पर, साइड प्लान में। अगर इस प्रकार का नक्शा दिया जाए, हमारा प्लाट है, इधर ये है, यहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लान कहलाएगा, साइड प्लान कहलाया जाएगा। और इसका जो स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर से बराबर होता है 5 मीटर से लेकर 40 मीटर तक का हम स्केल इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्लान में हम कितने यूज करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक। और हो गया हमारा दूसरा क्या था, की प्लान में 1 सेंटीमीटर से लेकर 50 मीटर से 100 मीटर तक प्रयोग करते थे। और साइड प्लान में 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5 मीटर से 40 मीटर प्रयोग करते हैं। ये आप स्केल याद करिए कि स्केल हमारा अधिकतर पूछता है। ठीक है, तो हमारे ये 3 प्रकार के हो गए। पहला हमारा क्या इंडेक्स प्लान था, दूसरा हमारा था की प्लान था, तीसरा हमारा था साइड प्लान था। और चौथे की बात करें तो चौथा हमारा क्या है, लेआउट प्लान। लेआउट प्लान को क्या कहते हैं, हिंदी में इसको रेखीय भी कहते हैं और अभिन्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हमारा एकल रेखा में बनाया जाता है। ठीक है, जिस परियोजना में अनेक संरचनाएं काफी बड़े क्षेत्र में स्थित होती हैं, जिस परियोजना में मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में अनेक संरचना काफी बड़े क्षेत्र में स्थित होती हैं, उन्हें आपसी स्थिति तथा जमीनी दूरी दर्शाने वाले नक्शे को अभिन्यास प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब परियोजना हमारा काफी बड़ा हो और उसके जो संरचनाएं आ रही हैं वो किसी बड़े क्षेत्र में स्थित होती हैं और उनके आपसी स्थिति तथा जमीनी दूरी को दर्शाने वाले नक्शे को अभिन्यास प्लान कहते हैं। ये हम जनरली जो चीजें यूज करते हैं, जो हमारा पटवारी होता है गांव में जब आता है जमीन वगैरह, जमीनी विवाद में जब आता है मापने, तो हमारा कौन सा प्लान लिए रहता है, लेआउट प्लान लिए रहता है। पटवारी के पास हमारा कौन सा प्लान होता है, लेआउट प्लान होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, दूरी दर्शाने के लिए नक्शे का अभिन्यास प्लान कहते हैं। ठीक है, और इसको हम रेखी के रूप में व्यक्त करते हैं, ना कि लिख के। ठीक है, मान लीजिए प्लान है, यहाँ पर आपका घर है तो इसी से दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका है, यहाँ पर इनका है, तो इसे रेखा के रूप में दर्शा दिया जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेखी प्लान भी कहते हैं, लीनियर प्लान भी कहते हैं, लेआउट प्लान को। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और इसका स्केल क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 20 मीटर होता है स्केल। ये हमारा पटवारी के पास रहता है। हमने क्या 4 प्लान पढ़ लिया, इंडेक्स प्लान, की प्लान, साइड प्लान एंड लेआउट प्लान पढ़ लिया। ठीक है, अब अगले में बात करेंगे अगला प्लान हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारा हुआ डीटीएल्स प्लान। डीटीएल्स प्लान में क्या चीज होता है, ये हमारा बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा क्या है, जो सिविल वर्क में ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्टली यूज किया जाता है डीटीएल्स प्लान और सेंटर लाइन प्लान यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हुआ सेंटर लाइन प्लान में, डिटेल्स प्लान में क्या होता है कि इस नक्शे पर प्रस्तावित निर्माण के सभी आवश्यक पटलीय दृश्य जैसे प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, वर्टिकल एंड क्रॉस सेक्शन दिखाए जाते हैं, जिससे संरचना का संपूर्ण रूपरेखा व स्पष्ट जो महत्वपूर्ण बीमाएं होती हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। डिटेल्स प्लान में क्या चीज होता है कि हमें किसी भी प्रस्तावित जो प्रोजेक्ट होता है या फिर निर्माण होता है जिसका निर्माण कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, कि सभी उनको पटली दृश्य के रूप में दिखाया जाता है कि ये हमारा किस तरीके से बनेगा, वो हमारा डिटेल्स प्लान में बताया जाता है।
और डिटेल्स प्लान में क्या क्या चीज होती है, ठीक है, ये उसका प्लान होगा, एलिवेशन होगा, वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, और क्रॉस सेक्शन होगा। ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, डिटेल्स प्लान में देखेंगे। और क्यों इसको पूरी डिटेल्स में बनाया जाता है, क्योंकि हम किसी भी कंस्ट्रक्शन का अगर निर्माण करते हैं उसमें काफी ज्यादा से हमारे कॉस्टली होती है, और एक बार अगर वो बिगड़ गया तो हमारे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रक्शन में हम हमेशा डिटेल्स प्लान का यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसका भी क्यों यूज करते हैं और इसके फायदे क्या क्या चीज है, ठीक है। और इसका जो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर से लेकर 5 मीटर से 10 मीटर तक होता है, यूज करते हैं इसका स्केल। हो गया। सेंटर लाइन प्लान देख लेते हैं। सेंटर लाइन प्लान क्या चीज होता है कि यह कई स्तंभों सेंटर लाइन प्लान कई स्तंभों के लिए समान रेखा का ग्रिड एक केंद्र रेखा योजना बनाता है, ठीक है। सेंटर लाइन प्लान ऐसा हो गया, मान लीजिए जैसे हमारा ये प्लान हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ एक कॉलम हो गया, यहाँ पर कॉलम हो गया, यहाँ पर कॉलम हो गया, इन सारी चीजों का एक ग्रिड बनता है, ठीक है। ये हमारा सेंटर से गुजर रहा है, तो ये हमारी यही कहलाएगी सेंटर लाइन प्लान कहलाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, कॉलम रहेगा, उससे एक लाइन सीधे रहेगी, सेंटर से सेंटर जाते हुए रहेगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर लाइन प्लान कहलाएगा। सेंटर लाइन से क्या क्या फायदा होता है, सेंटर लाइन प्लान से आपको साइड पर कॉलम की सटीक स्थिति को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। सेंटर लाइन प्लान अगर आपको पास रहेगा तो हमारा कौन से कॉलम कहाँ पर रहेंगे वो सारी चीजों को हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं सेंटर लाइन प्लान के माध्यम से, ठीक है। ये हमारा वो 6वां प्लान हो गया। और 7वां प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, सर्विस प्लान के बारे में। सर्विस प्लान क्या चीज है, इस प्लान की मदद से भवन में प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाएं जैसे पहुंच, निकास, जल अवजल, नाली संचार आदि का विन्यास दर्शाया जाता है, ठीक है। सर्विस प्लान में बेसिकली क्या होता है, जैसे वो हमारा कि जो हमारा नल जल हो गया, ठीक है, उसकी पाइप कहाँ से जाएगी, और जो हमारा मकल जल होता है, जैसे मान लीजिए बाथरूम वगैरह में पाइप फिटिंग हो गया, और जो हमारा मकल जल हुआ यानी अपशिष्ट हुआ उसका पानी किस तरफ से जाएगा, वो हमारी नाली किस तरीके से बनेगी, आज सारी चीजों का, बेसिन का पानी कहाँ से जाएगा, इन सारी चीजों का अध्ययन हम जिस प्लान में करते हैं, यानी जिस प्लान में उसको दर्शाते हैं उसे हम सर्विस प्लान कहते हैं, ठीक है। हमारे टोटल 7 प्रकार के प्लान हो गए। पहला प्लान हमारा कौन था, इंडेक्स प्लान था। दूसरा हमारा की प्लान था। तीसरा हमारा था साइट प्लान था। और चौथा हमारा था डिटेल्स प्लान था। और 5वां हमारा था मध्य रेखा प्लान था। और छठा हमारा था सातवां हमारा था सर्विस प्लान था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने हो गया। और एक था हमारा लेआउट प्लान था। ये 7 प्लान हमारे हैं टोटल, जो हमें सिविल वर्क में यूज किया जाता है। जनरली जो यूज किया जाता है हमारे डिटेल्स प्लान और सेंटर लाइन प्लान यूज किया जाता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, अगला क्या चीज है, आगे हम बात करेंगे एरिया ऑफ बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग में कौन कौन से एरिया ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट, ठीक है। डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट, इसमें क्या चीज होता है कि कौन कौन से डेटा हमें चाहिए होते हैं एस्टीमेट बनाने के लिए। अब हमारा वह यहीं से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, अब आपका मेन सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ से आप पूरे मन से लिखिएगा, और नोट्स जो भी बच्चे नहीं बना रहे साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, डेटा रिकॉर्ड्स फॉर एस्टीमेट बनाने के लिए हमें कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होती है वो चीजें हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया वर्किंग ड्राइंग सेट हो गया। वर्किंग ड्राइंग सेट मतलब हो गया यानी डिटेल्स प्लान हो गया। ये सब प्लान हमें आना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं अब आप, तो मैं आपसे पूछ लिया कि हमारे रूम में क्या क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। जब हम आपको कुछ ड्राइंग देंगे, हमारे रूम में यहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है, मान लीजिए इसे दर्शा दिए, ठीक है, तो आप इंजीनियर जो होता है वो समझ जाता है कि अलग ही भाषा रहती है हमारा। जैसे हो गया आप लोगों की अलग ही भाषा है, इंजीनियर लोग की अलग भाषा है, डॉक्टर लोगों की अलग भाषा, सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, दर्शाने की। तो यहाँ पर आप दर्शाएंगे, इंजीनियर लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आप भी इंजीनियर हैं, आप भी समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। जब आपको ड्राइंग देंगे तब आप बता देंगे कि इस चीज में ये उपस्थित है, ठीक है। तो क्या वर्किंग ड्राइंग सेट हो गया, तो आप समझ में कि ड्राइंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या क्या चीज होता है, ड्राइंग की मदद में क्या क्या आती है। सबसे पहले हो गया प्लान्स, यानी प्लान हो गया कि उसमें कौन कौन से क्या क्या चीजें ऐड है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड है, वो प्लान के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी लाइन है, कहाँ पर कॉलम है, कहाँ पर बीम है, कहाँ पर हमारे डोर्स हैं, कहाँ पर विंडो है, वो चीजें हम प्लान के माध्यम से समझते हैं। और दूसरा हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन ड्राइंग हो गया। क्रॉस सेक्शन ड्राइंग से हम समझते हैं कि बीच में क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे हुआ हमारा सामने से देखे पर क्या हुआ, अब बीच से काट के देखेंगे तो क्या चीज हमें दिखाई देंगी, वो हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। और हो गया सेक्शनल एलिवेशन, क्या हो गया, सेक्शनल एलिवेशन भी देखते हैं और स्केल भी मापते हैं, ठीक है। एक स्केल यानी माप की होती है
इसको लोग अगर हम बात करें कैलकुलेटर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हम अध्ययन करेंगे वर्किंग ड्राइंग शीट के बारे में। और दूसरा चीज हमारी क्या रिक्वायर होती है, स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टियां। स्पेशलाइजेशन में होता है कि मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हो गया किस स्तर पर आप बना रहे हैं, किस स्ट्रेंथ पर आप इस मकान को निर्माण कर रहे हैं, किस स्ट्रेंथ पर इस प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं। ठीक है, और गुणवत्ता हो गया कि किस गुणवत्ता, मान लीजिए हमें M20 ग्रेड का यूज करना है कंक्रीट, ठीक है, तो आप लगा दिए ठेकेदार दे दिए M15 का ही यूज कर दिए, तो आपका किसका घाटा होगा, ये हमारा मैनेजर का घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमें स्पेशलाइजेशन भी बताया जाता है कि आप यहाँ पर M20 का यूज करना है तो M20 का ही यूज करिए, आप अपने वहां पर दिमाग मत लगाइए। ठीक है, और हो गया प्रकार, किस प्रकार से हम निर्माण करा रहे हैं, वो भी चीजें हैं इसमें देखेंगे। एस्टीमेट में आता है कि निर्माण प्रक्रिया, कि आप निर्माण प्रक्रिया किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम देखेंगे विशिष्टियां में। एस्टिमेशन निकालते समय इन सारी चीजों पर हमें तर्क वितर्क करना रहता है। ठीक है, ये वो हमारा तीसरा, हमारा क्या है, रेट है। ये रेट्स के बारे में। ठीक है, रेट्स क्या चीज है, जैसे वो हमारा सामग्री की वर्तमान दर है। अब मान लीजिए कोई माला 3 साल पहले घर बनवाया था, वहां पर सीमेंट की बोरी थी 350 रुपए, आज की डेट में हो गई है 450 रुपए बोरी। अब 450 रुपए बोरी हो गई तो 450 रुपए से आप एस्टिमेट निकालेंगे या फिर 350 से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सी बात है कि वर्तमान रेट को देखकर ही हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और हो गया श्रमिकों की दिहाड़ी, हो गया मान लीजिए पहले था 300, आज हो गया 450 हो गया, 500 हो गया, तो वहां पर भी हम एस्टिमेट आज के जमाने में करते हैं। आज के समय में क्या चीजें चल रही है, वहां पर रेट्स पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ढुलाई दरें की, मतलब कि ढुलाई सामान को लाने आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे रेट्स के माध्यम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या चीज होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग ड्राइंग हो गया, उसके बाद होगा स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टियां हो गया, रेट्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे चौथा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा क्या है, स्केल हो गया। प्लान्स पर लुप्त बीमाओं को ज्ञात करने के लिए मापने सेट तथा गणनाओं की परिमाण ज्ञात करने के लिए कैलकुलेटर भी इस मीटर के पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे मोस्ट क्या चीज होता है कि अगर मान लीजिए ड्राइंग दे दिया और उसमें लुप्त जो बीमा होता है, सारी चीजें तो हम दर्शा नहीं सकते हैं, कई सारी चीजें हमें लुप्त रहती है, वो हमें खुद ही एज्यूम करना रहता है, वहां पर दर्शा नहीं सकते हैं, वहां पर सिर्फ बता सकते हैं ये चीजें हैं तो उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्केल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कैलकुलेटर भी रहना चाहिए एस्टिमेटर के पास, जो एस्टिमेट बना रहा है उसके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। शायद आप लोगों के पास हो, आप लोग एस्टिमेट नहीं करने, फिर भी आप लोगों के पास है। अभी हम आपको आगे बात कराएंगे एस्टिमेट कैसे तैयार किया जाता है, सारी चीजें एक एक चीजें आपको पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बताएंगे, बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ में आएगी हमें कौन कौन सी जरूरत होती है एस्टिमेट बनाने के लिए। सबसे पहले हमें वर्किंग ड्राइंग की जरूरत होती है, फिर उसके बाद होती है कि क्या क्या चाहिए मैनेजर को, या फिर बात करें जो घर बनवा रहा है, जो भी व्यक्ति बनवा रहा है, कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, उसको वो चाहिए हमें, और रेट्स हमारे वर्तमान समय में क्या रेट्स चल रही हैं वो चाहिए हमें, और इसके लिए यानी कैलकुलेटर चाहिए। ये हमारी 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम अपनी बात करते हैं कुछ और। अगला टॉपिक है हमारा एरिया बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग में कौन कौन से एरिया होते हैं। अब एरिया क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, कि जब हम किसी भी बिल्डिंग अगर एस्टीमेट करेंगे तो हम एरिया के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं एस्टीमेट को, ये हमारा एक प्रोसेस होता है। अब एस्टीमेट क्यों करते हैं, सबसे पहले हम एरिया को पढ़ लेते हैं कि बिल्डिंग हमारे कौन कौन से एरिया होते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एरिया से कैसे हम एस्टीमेट कैलकुलेट करते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि किसी बिल्डिंग हमारे टोटल जनरली 4 प्रकार के एरिया होते हैं। एक तो होता है हमारा प्लिंथ एरिया होता है, एक हमारा फ्लोर एरिया होता है, और एक हमारा कारपेट एरिया होता है, एंड एक हमारा सर्कुलेशन एरिया होता है। ठीक है, कितने एरिया होते हैं, टोटल हमारे 4 एरिया होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा प्लिंथ एरिया, दूसरा होता है फ्लोर एरिया, तीसरा होता है हमारा कारपेट एरिया, चौथा होता है हमारा सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया को हम क्या कहते हैं, भ्रमण एरिया भी कहते हैं। भ्रमण एरिया जैसे होगा हमारा कि गैलरी वगैरह हो गया, ये हमारे भ्रमण एरिया में आते हैं। ठीक है, भ्रमण एरिया। चलिए अब एक एक चीजों को चलिए समझते हैं। प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं, प्लिंथ एरिया किसी भवन में फ्लोर लेवल पर दीवारों सहित एरिया को प्लिंथ एरिया कहते हैं। ठीक है, क्या प्लिंथ एरिया क्या चीज होता है, फ्लोर एरिया मतलब जिस पर आप रह रहे हैं वहां पर उस एरिया से, और जो वह एरिया जितने 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 लेवल पर आप रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अपने रूम में है, रूम के लेवल से प्लस जो दीवारों का एरिया है उसको ऐड करके हमारा प्लिंथ एरिया बनता है। कैसे बनता है समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर था, ये हमारा था, यहाँ पे और चौड़ा था, इसको समझ लेते हैं। ये हमारा, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये हमारा यहाँ से हो गया, ये हमारा फाउंडेशन में था। ठीक है,
बट यहाँ पर जो हमारा रूम का है, ये हमारा रूम है, ये हमारा वॉल है, ठीक है। तो वॉल प्लस एरिया, इसको फार्मूला की मदद से प्लिंथ एरिया बराबर होता है पी ए का मतलब प्लिंथ एरिया या फिर मतलब फ्लोर एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल होता है, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करेंगे, दिया है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में प्लिंथ एरिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल होता है, ठीक है। अंदर अंदर से देखेंगे इनर पोर्शन क्या होता है, ये हमारा एरिया है, फ्लोर एरिया है, ठीक है। फ्लोर एरिया क्या कहलाएंगे, देखिए पहले हमारा है यहाँ पर इनर साइड दिया है 3.1 दिया है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, सबसे पहले 3.1 मीटर दिया है, ठीक है, प्लस लंबाई और चौड़ाई निकाल देंगे तो ये आयत का आ जाएगा, पूरा मतलब आ जाएगा। तो क्या कर देंगे 4.3, फिर प्लस ऐड करेंगे, किसका किसके एरिया है, एक तो इसका एरिया है, ठीक है, और इसका एरिया है, और इसका एरिया, मतलब ये वॉल का एरिया भी होगा, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा कितना सेंटीमीटर का वॉल है, इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ये बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ से ज्ञात करेंगे इसकी लंबाई और इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ये प्लस हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये प्लस हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.3 प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 4.3 प्लस 4.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4.9 दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक यहाँ पर एरिया, एक यहाँ पर एरिया, ठीक है। 4.9 इंटू 0.3, ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसलिए हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हमारे मीटर में, ठीक है। इसलिए हमारा ये आ गया, इसमें आ गया 0.9 में आ गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे क्या, इसका एरिया, अब इसका एरिया, इसका और इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, हाँ इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे, सबसे पहले यहाँ से प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एरिया निकल ही नहीं गया है, ठीक है, और इसका और इसका और इसका एरिया निकल गया। अब इसमें इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ से इसका हो गया और इसका हो गया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी होगी, 3.1 है। पहले टूस करेंगे, फिर उसके बाद 3.1। अब इसमें क्यों ऐड नहीं करेंगे, चूंकि एक बार ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम किस कैलकुलेट करेंगे, आगे फार्मूला के माध्यम से पढ़ाएंगे। टीसीएल और एनसीएल क्या चीज होता है, वहाँ पर टी जंक्शन, एल जंक्शन क्या जंक्शन होता है, वहाँ पर कुछ डिडक्शन करते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 3.1 हो गया, यहाँ इसकी लंबाई 3.1 हो गई और इसकी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 0.3 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में हमारा प्लिंथ एरिया आ जाएगा, जितना भी होगा नीचे कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, हमारा प्लिंथ एरिया हो गया। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं, क्या क्या चीजें नहीं ऐड करते हैं, इसको समझ लेते हैं। प्लिंथ एरिया में क्या हुआ, जैसे हम ऐड क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐड क्या चीज करते हैं। प्लिंथ एरिया में हम एरिया ऑफ वॉल को ऐड करते हैं, ठीक है। क्या ऐड करते हैं, एरिया ऑफ वॉल को ऐड करते हैं, प्लस मम्टी एरिया को ऐड करते हैं। मम्टी एरिया क्या हुआ, जैसे हम जहाँ पर हमारा स्टेयर है यानी सीढ़ी है, उसके नीचे के एरिया को जितने एरिया में स्टेयर ढका है, स्टेयर जितने एरिया को ढका है उसका क्या कहते हैं, मम्टी एरिया कहते हैं, ठीक है। स्टेयर मतलब जहाँ जिस एरिया में स्टेयर बना है उसको मम्टी एरिया कहते हैं। तो हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ वॉल हो गया, को ऐड करेंगे मम्टी एरिया, तो मम्टी एरिया को भी ऐड करेंगे प्लिंथ एरिया में, और प्लस इंटरनल शॉर्ट फॉर स्टेनरी लेस देन 2 मीटर स्क्वायर, यानी जहाँ पर हम स्टेनरी हो गए, जहाँ पर मतलब हाथ वगैरह धुलते हैं या फिर जहाँ पर जल वगैरह की व्यवस्था होती है, मतलब कपड़े धुलने, बाथरूम वगैरह की, ये सब अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तब तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी नहीं ऐड करेंगे प्लिंथ एरिया में। तो हमारा ये क्या हो गया, तीसरा टर्म का। और चौथा हम क्या ऐड करेंगे, एरिया ऑफ लिफ्ट एंड एसी डक्ट, यानी जहाँ पर लिफ्ट वगैरह लगते हैं वहाँ भी हमारा प्लिंथ एरिया होगा, उसको भी ऐड कर लेंगे। और हमारा एरिया ऑफ नॉन कैंटिलीवर पोर्च, यानी जो हमारा नॉन कैंटिलीवर यानी मतलब जो कैंटिलीवर होता है, यानी जो ढका हुआ भाप है, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जो नॉन कैंटिलीवर होता है उसको हम इंक्लूड करेंगे, कैंटिलीवर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, एक्सक्लूड क्या करते लिखते हैं, एरिया ऑफ लोफ्ट, यानी लोफ्ट क्या चीज होता है, जैसे वो मतलब बारजा हो गया, बारजा मतलब वो मतलब कि जहाँ पर हम डायरेक्टली स्टेयर नहीं बना सकते हैं उसको हम लोफ्ट एरिया कहते हैं। जैसे वो बारजा हो गया, आप जिस रूम में रहते हैं जिसे हम ताड़ कहते हैं, ठीक है। जहाँ आपने जब छोटे थे तो आप अपने बड़े भैया से कहते थे, बड़े भैया के कंधे बैठ के जिस एरिया पे आप पहुंचते थे उसी को हम क्या कहते हैं, लोफ्ट भी कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं, बड़ी सिंपल सी भाषा है कि आप जब छोटे थे तो अपने भैया, बड़े भैया को कहते थे, भैया आप हमें कंधे पे बैठा दीजिए, हमें उस एरिया पे जाना है। कंधे पे बैठकर जिस एरिया पे जाते थे उसे को आप लोफ्ट कहते हैं, या फिर बारजा हो गया। ठीक है, जिस पर आप भी सामान वगैरह रखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कंटिलीवर पोर्च क्या होता है। कंटिलीवर पोर्च हो गया, यानी जो कंटिलीवर से ढका होता है वो भी हम नहीं एक्सक्लूड कर देते हैं। और हमारा अगर हमारा यही हो गया कि हमारा अगर 2 मीटर स्क्वायर से अगर बड़ा है तो हम नहीं ऐड करते हैं। और छत हो गया, टेरेस, खुला मंच, गुम्बद, ये सारी चीजें हम नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, अगर घर में कोई आंगन वगैरह है यानी कोर्ट यार्ड वगैरह है तो नहीं हम ऐड करते हैं। और हो गया हमारा सनसेट हो गया, सनसेट को भी हम नहीं ऐड करते हैं। क्या चीजें ऐड करते हैं समझ लिए। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल, मम्टी एरिया, इंटरनल शॉर्ट ऑफ स्टेनरी लेस देन 2 मीटर स्क्वायर है तो हम ऐड करेंगे। एरिया ऑफ लिफ्ट एंड एसी डक्ट को हम ऐड करेंगे। एरिया ऑफ नॉन कैंटिलीवर पोर्च को ऐड करेंगे। और एरिया ऑफ लोफ्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। कैंटिलीवर पोर्च को एक्सक्लूड करेंगे। 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो सैनिटरी एरिया तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। छत, टेरेस, खुला मंच, गुम्बद, कोर्ट यार्ड, सनसेट, ये सारी चीजें हम एक्सक्लूड कर देंगे कि इसमें प्लिंथ एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जनरली समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ एरिया क्या चीज होती है। चलिए बाकी एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगला एरिया है हमारा क्या है, अगला एरिया हमारा फ्लोर एरिया। ठीक है, चलिए अगला है हमारा फ्लोर एरिया। पहले हम प्लिंथ एरिया को समझ लिए, अब बात करते हैं फ्लोर एरिया के बारे में। फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया दीवारों के बीच के एरिया को होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवारों के बीच में जितने भी एरिया, बिल्डिंग में दीवारों के बीच जो एरिया होते हैं हमारे फ्लोर एरिया कहलाते हैं। फ्लोर एरिया क्या होगा, प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लोर एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम उसमें बात कर रहे हैं कि अगर इसमें बात करें फ्लोर एरिया के बारे में, सॉरी इसको दिखाते हैं, फ्लोर एरिया के बारे में बात करेंगे। यानी ये दीवार, ये दीवार, ये दीवारों के बीच में जितना एरिया है ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे एरिया है, ये हमारी आ जाएंगी फ्लोर एरिया में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या क्या इसमें क्या इंक्लूड करते हैं क्या नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूड में WC एरिया हो गया यानी बाथरूम वगैरह हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी वॉशिंग वगैरह के, वॉशिंग बेसिंग हैंड जहाँ पर लगता है वहाँ पर हम एरिया को इंक्लूड करेंगे। और बाथरूम को इंक्लूड करेंगे, किचन को भी इंक्लूड करेंगे। इंटरनल सपोर्ट यानी कि कॉलम हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम सपोर्ट ऐड करते हैं। और डोर ओपनिंग को भी ऐड करते हैं। डोर हो गया माने दरवाजा हो गया जहाँ पर लगता है वहाँ पर। और ओपनिंग क्या चीज़ होती है, मतलब जैसे ओपनिंग हो गया, विंडो वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं फ्लोर एरिया में। और एक्सक्लूड क्या करते हैं, जैसे वो हमारा चूल्हा प्लेटफॉर्म है, किचन हो गया यानी चूल्हा प्लेटफॉर्म, जैसे होगा कि जहाँ पर हमारा खाना बनाती है। ठीक है, जहाँ पर चूल्हा रखा रहता है उस एरिया को हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब पुराने समय में। ठीक है, होता है। एंड फायर प्लेस बियॉन्ड द वॉल, यानी फायर प्लेस को भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। और अगला एरिया हमारा कारपेट एरिया है। कारपेट एरिया क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। कारपेट एरिया वह एरिया होता है, मतलब फ्लोर एरिया में से अगर सर्कुलेशन एरिया, जैसे वो हमारा स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, रैंप हो गया, गैलरी हो गया, WC बाथरूम आदि को घटा देते हैं तो जो बचने वाला एरिया होता है उसे हम कारपेट एरिया कहते हैं। एक सवाल बड़ा ही फेमस है इसका कारपेट एरिया कि कारपेट एरिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादा होती है या फिर ऑफिस बिल्डिंग में ज़्यादा होती है, ऑफिस एरिया में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। हाँ, लेकिन जो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग एरिया होता है, प्लॉट एरिया का लगभग 50 से 65% प्लॉट एरिया होता है, उसका 50 से 65% हमारा क्या होता है, वो कारपेट एरिया होता है। जबकि ऑफिस बिल्डिंग में प्लॉट एरिया का 60 से 75% भाग होता है हमारा फ्लोर एरिया, सॉरी कारपेट एरिया में आता है। कारपेट एरिया को जनरली कहते हैं जहाँ पर हम मतलब कारपेट बिछा सकते हैं, वो हमारा कारपेट एरिया कहलाता है। ठीक है, हमारे 3 प्रकार के एरिया हैं, तीनों प्रकार के एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। पहला है हमारा प्लिंथ एरिया, दूसरा है हमारा क्या बताए थे आपको, फ्लोर एरिया, तीसरा हमारा है कारपेट एरिया, और चौथा हम आपको बताए कि सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, जैसे वो हमारा स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, रैंप हो गया, गैलरी हो गया, जहाँ पर हम घूमने टहलने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम सर्कुलेशन एरिया कहते हैं। ठीक है, उसमें और कुछ तो बताना नहीं है, बाकी चीजें आप समझदार खुद ही हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेंगे, आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं।
और जो भी बच्चे मतलब अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे नंबर पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी दिया गया होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम में, या फिर आप जनरली आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अपनी पढ़ाई करके, तब पर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये चैनल, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दी जाती हैं कि कब आपको क्लास मिलेंगे, कब आपको अपलोड होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।